Hello students, welcome to my Hindi class. Myself Jaya Arora, your Hindi teacher. Today we are going to study the very first chapter of our Hindi book, that is Rachna Prasoon, that is our Vyakaran book. So the name of the chapter number 1 of our book is Bhasha or Vyakaran. So let us start the chapter. Now first of all, before starting the chapter, we should know that भाषा आखिर कहते किसे हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचार या भाव प्रकट करता है तथा दूसरे मनुष्यों के विचार तथा भावों को सुनकर या पढ़कर समझता है। तो इस डेफिनेशन से ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भाषा होती क्या है। आगे हम मनुष्य आपस में अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है? एक साधन की। तो यदि हम अपने विचार किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम या तो बोलकर या फिर लिखकर, यही दो तरीके हैं हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। या फिर अगर हम सामने वाले की बात को समझना चाहते हैं तो या तो हम पढ़कर उसकी बात को समझ सकते हैं या फिर जो वो बोल रहा है उसकी बात को सुनकर हम उसके विचार जान सकते हैं। तो ये एक दूसरे का बोलना, सुनना, ये सब क्या हुआ? ये क्या है? भाषा। तो भाषा एक हमारा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। तो भाषा की ये जो हमें परिभाषा दे रखी है उससे हमें ये स्पष्ट हो गया है कि हम अपने विचार दूसरों तक दो तरीके से पहुंचा सकते हैं। पहला तरीका है बोलकर और दूसरा तरीका है लिखकर। उसी प्रकार हम दूसरों के विचार अगर समझना चाहते हैं तो उसके भी दो तरीके हैं, या तो हम उसकी बात सुनकर समझ सकते हैं या फिर पढ़कर। तो ये तरीके हो गए भाषा के आदान प्रदान के, हमारे विचारों का आदान प्रदान। भाषा नहीं, हमारे विचारों का आदान प्रदान का साधन क्या कहलाता है? भाषा। Okay, I think the definition is very clear to all of you. So let us continue with our next heading, that is भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है हमारा मौखिक और दूसरा है हमारा लिखित। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, भाषा के कितने रूप हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो अब हम एक एक करके दोनों को समझते हैं कि मौखिक भाषा क्या होती है और लिखित भाषा क्या होती है। नंबर 1 इज मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। तो मौखिक भाषा क्या हुई? जब हम किसी को अपनी बात बोलकर बता रहे हैं और सामने वाले की बात सुन रहे हैं, सुनकर समझ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा भाषा का मौखिक रूप। चलिए अब कुछ हमें एग्जाम्पल्स गिवन है तो अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। फोन पर बातें करना, टीवी देखना, गाने सुनना, कहानी सुनाना व सुनना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। तो ये कुछ उदाहरण थे हमारे मौखिक भाषा के। नंबर 2, लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा पढ़कर दूसरों के विचार जानते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो अब लिखित भाषा क्या हुई? अगर हम अपने विचार दूसरों तक लिखकर पहुंचाते हैं तथा
सामने वाला व्यक्ति भी हमें अपनी बात लिख कर दे और हम उसे पढ़कर समझ जाएं तो वह कहलाएगा भाषा का लिखित रूप। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं लिखित भाषा के। पत्र लिखना, किताब पढ़ना, ईमेल भेजना, मोबाइल फोन से संदेश भेजना आदि लिखित भाषा के उदाहरण है। So I hope the definition of मौखिक भाषा and लिखित भाषा is very clear to you and I have already told you the examples for the same. So let us continue with our next topic, that is लिपि. So let us continue. लिपि किसे कहते हैं? भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। देखिए, आमतौर पर हम जो भाषा लिखते हैं, भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि। विभिन्न भाषाओं की लिपियां भी भिन्न होती हैं। हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। तो हमारी जो जितनी भी भाषाएं हैं उनकी अलग अलग लिपियां होती हैं। तो हमारे सामने एक टेबल गिवन है, हम उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स, हमें कुछ भाषाओं की लिपियां दे रखी हैं तो हम उनको रीड कर लेते हैं। सो नंबर 1 इज हिंदी भाषा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। सेकेंड 1 इज अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। नंबर 3 उर्दू भाषा। उर्दू की लिपि हो गई फारसी। नंबर 4 पंजाबी भाषा। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। नंबर 5 संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। नंबर 6 गुजराती। गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी। 7 इज अरबी भाषा। अरबी भाषा की लिपि अरबी। रूसी भाषा। रूसी भाषा की लिपि रूसी। तो हम एक बार दोबारा से टेबल को रिकॉल कर लेते हैं। हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, संस्कृत देवनागरी, गुजराती देवनागरी, अरबी अरबी, रूसी रूसी। So I hope you are clear with this topic and I would suggest all of you to learn the lipi with each bhasha. All of you have to learn this table by heart. So let us continue. Now students, first of all you should know that हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी होती है और अंतरराष्ट्रीय भाषा कौन सी होती है। तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा है हिंदी और अंतरराष्ट्रीय भाषा है हमारी अंग्रेजी। और ये जो संसार है, हमारे देश, संसार में बहुत सारे देश हैं और सभी देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, रूस में रूसी बोली जाती है, चीन में चीनी भाषा बोली जाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। So let us continue with the next heading, that is राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? किसी देश में सरकारी कामकाज में प्रयोग किए जाने वाली भाषा को उस देश की राजभाषा कहते हैं। तो पहली हमारी हेडिंग क्या थी? राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? जो सरकारी, किसी भी देश के सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो कहलाती है उस देश की राजभाषा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज राष्ट्रभाषा। किसी देश में जो भाषा अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब राष्ट्रभाषा क्या हुई? मतलब
अगर कोई देश है, उस देश में अधिकांश का मतलब है यहाँ पर ज्यादातर लोग जिस भाषा को बोलते हैं या फिर समझते हैं, उस भाषा को कहते हैं राष्ट्रभाषा। और हमारा देश भारत की राष्ट्रभाषा व राजभाषा दोनों ही कौन सी है? हिंदी। तो भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी है। इसे राजभाषा का गौरव कब प्राप्त हुआ था? इसे राजभाषा का गौरव 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ। Everyone, please note it down. This is the very important point and you should learn this. हमारी देश की हिंदी भाषा को राजभाषा का गौरव 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ था। Now, the third one is मातृभाषा। जिस भाषा से बच्चा सर्वप्रथम परिचित होता है, जिसे वह अपने परिवार के लोगों से सीखता है और बोलता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। अब मातृभाषा क्या है? देखिए, कोई भी बच्चा जब सर्वप्रथम अपने परिवार में, उसके परिवार में जो भी भाषा बोली जाती है, सर्वप्रथम वो उसी से परिचित होगा। तो वो भाषा जो वो अपने घर से ग्रहण करता है, जिस भाषा से वो सर्वप्रथम सबसे पहले परिचित होता है, उस भाषा को कहते हैं मातृभाषा। So I think that these three headings are very clear to all of you. So our heading भाषा topic is completed. Now we will pursue with our next heading, that is व्याकरण। So student, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर व्याकरण होता क्या है, व्याकरण की परिभाषा क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर हम भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कोई भी हम व्याकरण का प्रयोग अगर हम नहीं करते हैं, तो वो भाषा हमारे लिए किसी काम की नहीं है, हमको वो समझ में नहीं आ पाएगा। अगर हम कोई भी वाक्य बनाते हैं बिना व्याकरण का इस्तेमाल करें, तो वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान, पूरा ज्ञान हम प्राप्त कर पाते हैं। तो व्याकरण के कितने अंग हैं? व्याकरण को 3 अंगों में बांटा गया है। पहला है हमारा वर्ण, दूसरा है हमारा शब्द और तीसरा है हमारा वाक्य। अब वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। वर्ण क्या होते हैं? जैसे छोटे छोटे क, ख, झ, ट, प, ये हमारे जो सिंगल लेटर्स हैं हिंदी के, ये कहलाते हैं हमारे वर्ण। और जब हम कुछ वर्णों को आपस में मिलाते हैं, तो उससे मिलकर बनता है शब्द। और जब हम उन्हीं शब्दों को मिलाकर क्या बन जाता है? एक वाक्य तैयार हो जाता है, जिसका एक सार्थक अर्थ भी होता है। तो वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द, और शब्दों के मेल से क्या बनेगा? वाक्य। ठीक है, तो अब हम एक बार तीनों की डेफिनेशन सेपरेटली पढ़ लेते हैं कि आखिर वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है और वाक्य क्या होता है। सो नंबर 1 इज वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। तो वर्ण क्या हुई? भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, जिसको हम और ज्यादा तोड़ नहीं सकते हैं, वो हो गई वर्ण। तो वर्णों के एग्जाम्पल्स हैं अ, आ, च, झ, ट, र, श आदि। ये सब हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं वर्ण के। सेकेंड इज शब्द।
वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। यहाँ पे हमें बता रखा है वर्णों का सार्थक समूह। इसका ये अर्थ है, ऐसा नहीं है कि मैंने च, प, न कोई भी वर्ण आपस में मिला लिए, नहीं, हमें आपस में कुछ सार्थक वर्ण ही मिलाने हैं। एग्जाम्पल, न, य, न। न या न से मिलकर क्या बना? नयन, जिसका एक सार्थक अर्थ है। सेकेंड इज बाजार, थर्ड वन इज मंदिर। तो ये तीनों हमारे सार्थक समूह से बने हुए शब्द हैं। यहाँ पर हमने वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। थर्ड वन इज वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जब हम शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तब उससे मिलकर बनता है एक वाक्य। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? जो हम शब्द जोड़ रहे हैं उसका एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। एग्जाम्पल, पृथ्वी गोल है, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। देखिए, अब इसमें सेकंड वाक्य में हमारे पास हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, ये अलग अलग शब्द थे। इन सबको मिलाकर हमने क्या बना लिया? एक वाक्य। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि सार्थक शब्दों के मेल से क्या बना हमारा? वाक्य। So students, that is all for this chapter. I hope you all have understood this chapter. Now students, there are some questions related to the explanation we have done earlier related to this chapter. Now I hope you all will practice these questions in your notebook. So I am reading for you these questions once. Number 1 is निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज भाषा किसे कहते हैं? नंबर 2, भाषा के कितने रूप हैं, उनके नाम लिखिए। नंबर 3, लिपि किसे कहते हैं? नंबर 4, व्याकरण की परिभाषा लिखिए। So you all will write this question in your notebook. Second question is रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट वन, कविता सुनाना भाषा का डैश रूप है। सेकेंड, अंग्रेजी भाषा की लिपि डैश है। थर्ड वन, व्याकरण के डैश अंग हैं। नंबर 4, वर्णों के सार्थक समूह को डैश कहते हैं। नंबर 5, हमारी राष्ट्रभाषा डैश है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, नीचे कुछ भाषाओं तथा राज्यों के नाम दिए गए हैं, जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है उसके सामने लिखिए। मराठी, हिंदी, मलयालम, पंजाबी, तमिल। आपके सामने यहाँ पे कुछ भाषाएं गिवन हैं और आपके सामने राज्यों के नाम दे रखे हैं। आपको ऊपर जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से चूज करके कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट वन इज पंजाब, सेकेंड इज केरल, थर्ड वन इज उत्तर प्रदेश, फोर्थ इज तमिलनाडु एंड द फिफ्थ वन इज महाराष्ट्र। So students, I hope you will do this work in your notebook and learn this chapter well.